नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त उज्ज्वल कुमार उपकार। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 17th बीपीएससी का एग्ज़ाम 25 अप्रैल से होने वाला है और आशा है कि आप लोगों की पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि बहुत सारे वीडियोज़ बनाए जाए, जिसमें सबसे ज़्यादा कमेंट्स जो थे वो एस्से रिलेटेड थे कि आप एस्से में एक कोट्स और पोएम्स की एक वीडियो करा दें। मैं ये वीडियो दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि इससे पहले जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी थी उसमें वॉइस से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही थी और वॉइस ठीक से रिकॉर्ड नहीं हुआ था। इसकी वजह से मैं ये वीडियो दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आशा है कि आप इस वीडियो को फिर से सही से स्टार्टिंग से ठीक से देखेंगे। आप अपने कॉपी और पेन को निकाल लें ताकि जो है जो भी कोट्स और पोएम्स मैं बोलूँगा उसको आप बहुत ही अच्छे ढंग से लिखते जाएंगे। और जो भी आप लिखेंगे और उसको बाद में रिवाइज करके आप अपने एसेज में अपने निबंध में उसको सही से जो है इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो एसे होता है वो 700 to 800 वर्ड्स में हमें लिखना होता है। ऐसे में ये प्रश्न सबसे पहले आता है कि हम कितने कोट्स का प्रयोग करें। तो हम 4 से 5 कोट्स का प्रयोग मैक्सिमम कर सकते हैं। बहुत लोग 10 से 15 कोट्स ही कोट्स भर देते हैं, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें ये करना है कि हमें अपने जो पैराग्राफ्स है या फिर जो हमने चीज़ें लिखी है, जो कंटेंट लिखा है, उसके सपोर्ट में कोई कोट्स या कोई पोएम्स डालना है। मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर मान लीजिए कि अगर आप कोई मूवी देखते हैं और उस मूवी में जैसे कोई सॉन्ग है, अगर वो सॉन्ग मूवी के स्टोरी को सपोर्ट करता है तो वो सॉन्ग भी जो है मूवी का पार्ट बन जाता है और उसको काफ़ी दमदार बनाता है। लेकिन मान लीजिए कि मूवी के कंटेक्स्ट से कोई सॉन्ग अलग है, तो ऐसे में वो जो सॉन्ग होगा वो बिल्कुल बेकार सा लगता है और वो ऐसे लगता है कि ज़बरदस्ती का थोपा हुआ है। तो बिल्कुल सेम टू सेम हमें एसेज में भी वैसे ही करना है कि हमें जो इसमें कोट्स देने हैं या पोएम्स देने हैं, ये हमारे कंटेक्स्ट को सपोर्ट करने वाला होना चाहिए। तो आशा है कि आप लोग अपने प्रश्न का जवाब समझ गए होंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा एसेज लिखने की कोशिश करें ताकि जो है आपको प्रैक्टिस अच्छे से होते जाए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने पहले कोट्स के साथ। पहला कोट्स है हमारा कि इस दुनिया में आपकी भूमिका इससे नहीं आंकी जाएगी कि आपने दूसरों से कितना बेहतर किया, बल्कि इससे आंकी जाएगी कि आपने दूसरों का कितना बेहतर किया। तो ये जो कोट है ये है हमारा जो कॉम्पिटिटिवनेस होता है, जो प्रतियोगिता होती है वर्सेस प्रतियोगिता वर्सेस जो हमारा सहयोग है, जो हमारा कॉपरेशन है, उस पर कि जब हम ये जो है कोट हर जगह लागू होता है कि इस दुनिया में आपका नाम इससे नहीं होता है कि आपने दूसरों से कितना बेहतर किया। बहुत सारे लोगों का हम नाम जानते हैं जो महान हुए, जैसे मान लीजिए कि एपीजे अब्दुल कलाम है। उनकी भूमिका इसलिए लोग नहीं जानते या उनका नाम इसलिए नहीं जानते कि वो दूसरे से कितना ज़्यादा अच्छा किया, अपने भाई बहन से कितना ज़्यादा अच्छा किया, या फिर अपने जो है समाज में उन्होंने कितना ज़्यादा बेहतर किया, या फिर कितना ज़्यादा कॉम्पिटिटिवनेस उनके अंदर थी। बल्कि उनकी भूमिका इस बात से आकी जाती है कि आपने दूसरों के लिए कितना बेहतर किया। जैसे कि आपने समाज को क्या दिया, आपने जो जैसे आप शिक्षा की बात कर लो, तो शिक्षा आपने प्राप्त कर ली दूसरों से कॉम्पिटिटिवनेस के साथ, इससे आपको जो है नहीं मांगा जाएगा। लेकिन इसी शिक्षा से आप जब समाज को कुछ वापस करोगे तो इससे आपकी भूमिका आकी जाएगी। आइए हम दूसरे कोट्स पर विचार करते हैं। ये आज़ादी हमको प्यारी है लेकिन ये अधिकार नहीं जिम्मेदारी है। ये जो कोट्स है ये कहीं ना कहीं स्वच्छंदता और अधिकार और स्वतंत्रता, इन 3 टर्म से जाके जुड़ जाती है। आइए इन तीनों टर्म पे बात करते हैं कि जब कोई आज़ादी जिस पर कोई रोक टोक नहीं हो, कोई रोक टोक नहीं हो, जिस पर कोई निर्बंधन नहीं हो, तो ऐसी आज़ादी को स्वच्छंदता कहते हैं। और एक होती है परम स्वच्छंदता, जिस पर बिल्कुल भी रोक टोक नहीं हो, जो अपने अधिकार के लिए किसी भी जो अपने स्वतंत्रता के लिए किसी भी हद तक जाती हो, तो उसको बोलते हैं स्वच्छंदता। तो स्वच्छंदता किसी काम की नहीं होती है। एक अच्छे सोसाइटी के लिए स्वच्छंदता इतनी भी अच्छी चीज़ नहीं होती है। मनुष्य में जो चीज़ें होती है, जैसे
हमारा जो संविधान है उसमें भी स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है, बल्कि स्वतंत्रता की बात की गई है। और उस स्वतंत्रता पर भी कुछ युक्ति युक्त निर्बंधन लगाए गए हैं। ये जो निर्बंधन है ये जो निर्बंधन है ये फिक्स करते हैं कि आपकी जो स्वतंत्रता है वो असीम नहीं है, आपके जो अधिकार है वो एब्सोल्यूट नहीं है, बल्कि वो दूसरे के अधिकार पर जाकर रुक जाते हैं। तो आज़ादी जो है हमको प्यारी तो है, लेकिन ये अधिकार नहीं है बल्कि हमारी जिम्मेदारी है। आइए अब आगे बात करते हैं। जमहूरियत वह तर्ज हुकूमत है जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते। इकबाल की लाइन है। जमहूरियत का मतलब होता है लोकतंत्र। ये लोकतंत्र की आलोचना के रूप में ये कोट से इकबाल का कि जमहूरियत वह तर्ज मतलब तरीका और हुकूमत मतलब शासन। शासन का वह तरीका है लोकतंत्र जिसमें सिर्फ हम बंदों को गिना करते हैं। बंदों मतलब लोगों को गिना करते हैं कि जिसके पास ज़्यादा संख्या बल होगा उसी की सरकार बनेंगे। तौला नहीं करते। तौला मतलब उनके गुणों को नहीं देखा जाता। जैसे अगर आप चीन में जाएंगे तो वहाँ गुणतंत्र है। वहाँ पे एक ही पार्टी की सरकार है और वो कुछ गुणों, जैसे जो जिस चीज़ में एक्सपर्ट है उस चीज़ से लोगों को निकाल के उससे शासन व्यवस्था चलाते हैं। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है, लेकिन लोकतंत्र में लोगों की वैल्यू है, ये लोगों का शासन है। तो दोनों के अपने प्लस और माइनस पॉइंट है। इससे इकबाल की ये लाइन आपको लोकतंत्र पे की आलोचना पे आप कभी भी लिख सकते हैं। लेकिन इसके पॉजिटिव में आप अब्राहम लिंकन की लाइन लिख सकते हैं कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता द्वारा शासन होता है। मतलब जनता ही इसमें मालिक है, जनता ही अपने प्रतिनिधि चुनती है और वो प्रतिनिधि सरकार फॉर्म करते हैं। ये जो है अब हम दिनकर की एक पंक्ति पर विचार करेंगे। क्षमा सोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विसरहित विनीत सरल हो। भुजंग का मतलब होता है सांप। उस सांप को क्षमा सोभती है जिसके पास गरल, गरल का मतलब होता है विष, विष हो। लेकिन उसका क्या जो दंतहीन हो, विषरहित हो, विनीत और सरल हो। यानी क्षमा किसका गुण है? क्षमा शक्तिशाली व्यक्ति का गुण है। अगर दुर्बल व्यक्ति कहता है कि उसने क्षमा कर दिया तो ये बात जो है कंटेक्स्ट से बाहर है, ये बात जो है लागू नहीं होती। क्षमा वही कर सकता है जिसके पास क्षमा करने की शक्ति हो। जैसे दो देशों में युद्ध हो रहा है तो एक देश अगर संधि का प्रस्ताव लेके आता है और अगर वो शक्तिशाली ज़्यादा है तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो क्षमा सोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। तो आप जब भी क्षमा, दया, ठीक है, इन सब पे अगर कोई लाइन अगर आपको सोचनी हो तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। थॉमस पेन की एक लाइन है, बहुत अच्छा कार्य करते हुए भी राज्य एक अनावश्यक बुराई है और खराब स्थिति में तो असहनीय है। अगर कोई राज्य बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, राज्य की 4 लक्षण होते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कौन से 4 लक्षण है। कि राज्य अगर बहुत अच्छा कार्य कर रहा है तब भी वो आवश्यक तो है लेकिन बुराई है। अगर राज्य खराब हो जाए तो असहनीय हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि अगर कोई वेलफेयर स्टेट है, वेलफेयर स्टेट है, अगर वो बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, वेलफेयर स्टेट को माना जाता है कि वो बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, लेकिन फिर भी राज्य का होना अपने आप में बुराई है। बहुत लोग राज्य विहीन समाज की कल्पना करते हैं जहां राज्य उपस्थित ना हो। लेकिन अगर ये वेलफेयर स्टेट अपने आप में अगर खराब स्थिति में पहुंच जाए, ये लोगों पे जुल्म ढालने लगे, कुछ लोगों की सरकार में बदल जाए, तब तो ये असहनीय हो जाता है। जॉन स्टुअर्ट मिल की जो है एक कोट है कि मेरी बाहों को किसी भी दिशा में घुमाने का अधिकार वहीं समाप्त हो जाता है जहां से आपकी नाक शुरू होती है। ये एक तरीके से आपकी स्वतंत्रता पर निर्बंधन लगाता है कि अगर मान लो निर्बंध आपकी स्वतंत्रता का, अगर आपकी स्वतंत्रता है इसका मतलब ये नहीं है कि वो असीम है, उसका एक दायरा है। अगर आपके बाहों को घुमाने की शक्ति वहीं समाप्त हो जाएगी, वहीं वहाँ पे फुल स्टॉप लग जाएगा जहाँ मेरी नाक हो, यानी जहाँ मेरे अधिकार क्षेत्र शुरू होते हो। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे भी बहुत सारे युक्त युक्त निर्बंधन लगाए गए हैं। धार्मिक स्वतंत्रता पे बहुत सारे निर्बंधन लगाए गए हैं। तो ये जो निर्बंधन है
ये जो है याद दिलाते हैं कि ये अधिकार क्षेत्र असीम नहीं है। अब कुछ लाइन हम लोग कृषि पे देख लेते हैं, आप लोग नोट करते जाए। जवाहरलाल नेहरू की लाइन है, प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं। मतलब कृषि का एक मौसम होता है, उस मौसम में कृषि होती है, उसके लिए बारिश की ज़रूरत होती है, उसके लिए मान लीजिए चाय की खेती करनी है तो उसके लिए कुछ भौगोलिक दशाएं हैं, उसके लिए कुछ ज्योग्राफिकल दशाएं हैं। उन दशाओं की अगर उपस्थित ना हो तो वो जो है फिर कृषि नहीं हो पाएगी। तो प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं। अब अदम गोंडवी की एक लाइन है जो भ्रष्टाचार और कृषि को जोड़ती है, और काफ़ी जगह आप यूज़ कर सकते हैं इसको। मैंने भी अपने एस्से में इसको यूज़ किया था कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है। जो फाइल होती है उसमें तरह तरह की जो योजनाएं होती है उसकी पॉजिटिविटी को दिखाया जाता है। किसी योजना का सक्सेस परसेंट 90% रहा, लेकिन पता चलता है उसमें भ्रष्टाचार हो जाता है, लीकेज हो जाती है, और वो योजना कभी पहुंच ही नहीं पाती है आम जनता तक। आम जनता को उसकी नॉलेज नहीं होती। तो इसलिए ये लाइन है कि तुम्हारी गांव फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये दावे झूठे हैं और ये आंकड़े किताबी है। आदम गोंडवी। आइए अगली लाइन है डीएन मजूमदार की। भारतीय कृषक ऋण में ही जन्म लेता है और ऋण में ही मर जाता है। ये बात कर रही है कृषि कृषक की दुर्दशा की, कृषक की दुर्दशा की। आप कृषि की दुर्दशा आप कृषि की दुर्दशा आप गोदान में पढ़ते हैं। गोदान में कैरेक्टर है होरी, पूरे कृषक समाज का रिप्रेजेंटेटिव है। बहुत सारी समस्याओं के बाद भी वो ऋणों के बोझ में दबा हुआ है। तो इसलिए डीएन मजूमदार की ये लाइन जो है, प्रेमचंद भी लिखते हैं कि होरी का मर जाना जो है पूरे कृषक समाज का पतन है। यहाँ पर जो होरी है एक तरीके से आज भी जो होरी जैसे किसान हैं वो आत्महत्या करने को बेबस है। तो क्या रीज़न है इसका? तो एक तो रीज़न है ऋण में दबा होना। डीएन मजूमदार इसके बारे में लिखते हैं। इंदौरी साहब की एक कविता है, शहरों में तो बारूदों का मौसम है, शहरों में तो बारूदों का मौसम है, गांव चलो ये अमरूदों का मौसम है। आज भी जो गांव का जो पर्यावरण है, शांति है, खुशहाली है, वो कहीं ना कहीं शहरों से काफ़ी अच्छी है। तो नगरीकरण शहरीकरण पर अगर कोई इससे आता है, वैश्वीकरण, इन सब पे कोई इससे आता है तो आप उसमें इसको यूज़ कर सकते हैं। अमर सेन की एक लाइन है, भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों पर दिया जाना चाहिए। ये जैसे एक ऐसे का टॉपिक दिया था मैंने कि विकसित भारत 2047 में जो लक्ष्य है विकसित भारत का 2047 में, आखिर विकसित भारत कैसा होगा? तो उस विकसित भारत में सबसे पहले व्यक्तियों यानी युवा, महिला, किसान, इन सब पे, एमएसएमई सेक्टर, इन सब पे ध्यान दिया जाना चाहिए। किसान आत्महत्या क्यों कर रहे इसके कारणों का पता लगाना चाहिए। युवा का कौशल विकास किया जाना चाहिए, महिलाओं का सशक्तिकरण किया जाना चाहिए, तब हमारा भारत विकसित बनेगा। आपको सोचना है इस टॉपिक पे। ठीक है, नेक्स्ट है, उन्हें धर्म गुरुओं ने बताया था प्रवचनों में, आत्महत्या करने वाला सीधे नर्क जाता है। तभी उन्होंने आत्महत्या की, क्या नर्क से भी बदतर हो गई थी उनकी खेती? मतलब किसानों की जो दुर्दशा है, कृषक की जो दुर्दशा है आज, उसके बारे में ये 4 लाइन है कि उनको पता था, धर्म गुरु यानी धर्म में बिलीव था उनको, और प्रवचनों में उन्होंने सुना भी था कि जो लोग आत्महत्या करते हैं वो सीधे नर्क जाते हैं। फिर भी यह जानते हुए कि उनका क्या असर होगा नर्क में, उन्होंने आत्महत्या कर ली। क्यों? क्या नर्क से भी बदतर हो गई थी उनकी खेती? ऐसे लाइंस जब कृषि पर कोई ऐसे आता है और पहली लाइन आप यहाँ से शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं जो एग्जामिनर जो चेक कर रहा होता है कॉपी, उनके दिमाग को ये झंझोड़ देता है कि इस स्टूडेंट को, ये जो एस्पिरेंट है, इसको बहुत गहरी समझ है इस टॉपिक की। पानी बहाकर रक्त का कृषि कृषक करते हैं यहाँ, फिर भी अभागे भूख से दिन रात मरते हैं यहाँ।
गरीबी, भूख और कृषि की बदहाली, इन सब पे हम लोग ये सब टॉपिक डाल सकते हैं। अंग्रेजों के ज़माने में अब जो है थोड़ा हमारी न्यायिक व्यवस्था पे बात कर ले कि न्यायिक व्यवस्था में जो समस्याएं हैं उसमें सबसे बड़ी समस्या है जस्टिस डिलेड। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। देर से अगर न्याय मिलता है तो उसको अन्याय के बराबर माना जाता है। तो उस पर टी.एस. ठाकुर जो मुख्य न्यायाधीश थे, उनका एक कथन है कि अंग्रेजों के ज़माने में 10 साल में इंसाफ मिलता था, लेकिन अब तो 100 साल भी कम है। क्यों ऐसा? क्योंकि अदालतों पर जो वादों यानी केसेस का जो है बहुत ज़्यादा दबाव है। हालांकि ई कोर्ट्स बने हैं, फास्ट ट्रैक अदालतें बनी हैं, अलग अलग कोर्ट्स बनी हैं, कुछ ट्राइब्यूनल्स बनी हैं, फिर भी इंसाफ मिलना आज भी बहुत देरी से मिलता है और गरीब लोग तो वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाते हैं। ऐसा बोला भी जाता है कि कानून गरीबों के ऊपर शासन करता है। आगे हम लोग बात करेंगे डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन। ये जो 4 लाइन है ये बात करती है जर्नी की। ये बताती है कि जो हमारा डेस्टिनेशन है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारी जर्नी है। दूसरी बात ये समझाती है ये लाइन कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। गीता का भी यही मर्म है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये क्या लाइन है डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन की? क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। ये एक आत्मबल का भी प्रतीक है कि वो बता रहा है खुद को कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही। संघर्ष पथ पर जो भी मिलता है वह सब सही है। नेक्स्ट जो है वो संघर्षों के बाद जो सफलता प्राप्त करता है, जैसे आप लोग भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कभी ना कभी सफलता प्राप्त करेंगे। वो आपके लिए ही ये लाइन है। ये लाइन उन सब के लिए है जिन्होंने संघर्षों से मेहनत करके, परिश्रम करके, अपने आत्मविश्वास के बल पे सफलता प्राप्त की है। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगी वह दिया रह जाएगा। जो हवा है वो आती है दिया को मुझाने, लेकिन दिया जो होता है, जिस दिए में जान होती है, वो हवाओं के में कितने भी हवाएं आती है वो दिया जलता रहता है। कितने भी आपके सामने ऑब्स्टेकल आते हैं, अगर आप खड़े रहते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलती है। इस लाइन को बोलते हैं एक तो जिजीविसा बोलते हैं, जीवित रहने की इच्छा, जिजीविसा। आज मनुष्य जो है इतने सालों से जिसका सफ़र शुरू हुआ, आज जो है वो जीवित क्यों है? क्योंकि उसके अंदर ये जिजीविसा है। कितने भी संघर्ष हुए, कितने भी चीज़ें ख़त्म हुई, लेकिन उसके जीवित रहने की इच्छा, उसकी क्यूरियोसिटी उसको आज भी जीवित रखे हुए हो। मत कहो आकाश में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। दुष्यंत कुमार की ये जो लाइन है कि ये मत कहो कि आकाश में कोहरा घना है, ये सत्ता पक्ष पर कटाक्ष करती है कि सत्ता पक्ष जो होता है वो आम जन का जो समस्या होता है उसको नज़रअंदाज करता है और कहता है कि ये तो पर्सनल प्रॉब्लम है। जैसे अगर आप कहते हैं कि बेरोज़गारी है तो सत्ता पक्ष कहेगा सारे लोग थोड़ी बोल रहे हैं, कुछ लोगों के लिए समस्या है। तो मत कहो आकाश में कोहरा घना है तो सबकी समस्या, आम जन की समस्या, लेकिन क्या कहेंगे, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। अब जो अगली लाइन है वो प्रेम, विश्वास, नाते, रिश्ते, इनके ऊपर है। लाख मुश्किलें जमाने में हैं, रिश्ता तो बस निभाने में है।
कोई भी रिश्ता हो, ये रिश्ता राजनीतिक हो सकता है, व्यक्तिगत हो सकता है, पारिवारिक हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, सांस्कृतिक हो सकता है। बहुत तरह के रिश्ते जो है उसमें मुश्किलें आती है, लेकिन रिश्ता तो बस निभाने में है। आदम गोंडवी की एक और लाइन है, टीवी से अखबार तक अगर सेक्स की बौछार हो, फिर बताओ कैसे अपनी सोच का विस्तार हो। ये कहीं ना कहीं अश्लीलता पर प्रहार करती है। अश्लीलता, नग्नता, जो आज जो है स्त्रियों को जो है का जो वस्तुकरण हो रहा है इस वैश्वीकरण के युग में, तो इस पर आदम गोंडवी कहते हैं कि अगर वैचारिक सोच को आगे ले जाना है तो कैसे होगा जब आपका टीवी, अखबार सब अश्लीलता और नग्नता से भरे हुए हैं, तो अपनी सोच का विस्तार नहीं हो सकता। अब किसी ने ये भी लाइन लिखी है, सुना है इस शहर में अखबार बिकता है। अखबार बिकने दो चीज़ का प्रतीक है। एक तो अखबार आप जो खरीदते हैं 5 रुपये में या 10 रुपये में या 15 रुपये में, तो एक तो अखबार बिकता है, और दूसरा अखबार बिकता है राजनीतिज्ञों से, बड़े बड़े बिजनेसमैन से, व्यवसाय से रिलेट करके। तो अगर इस शहर में अखबार बिकता है, यहाँ पर 2 लाइन और नोट कर लीजिए अखबार बिकने के ऊपर, कि जब एक यूपीएससी में एक एस्से आया था कि पक्षपात पूर्ण मीडिया लोकतंत्र के लिए घातक है। पक्षपातपूर्ण मीडिया, मीडिया कैसी होनी चाहिए? मीडिया होनी चाहिए निष्पक्ष, लेकिन आज की मीडिया कैसी है? पक्षपातपूर्ण, किसी एक पक्ष में बोलती है या अपना विचार देती है, जबकि मीडिया का मेन काम है जो सच है उसको बाहर लाए, और सच को बाहर लाएंगी तो फिर चीज़ें लोग निर्णय लेंगे उसके आधार पे। लेकिन आजकल की मीडिया पहले निर्णय बना देती है, फिर हम लोगों को बताती है। तो यहाँ पर एक लाइन और है कि राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, मगर यह सुबह सुबह की बात है। तो जो जैसा राजा बोलता है वैसे रानी, मंत्री, संतरी सब बोलते हैं, चाहे सुबह हो, अगर राजा ने बोला रात है तो रात है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं फैज़ अहमद फैज़ की। 2 लाइन है कि बोल की लब आज़ाद है तेरे, बोल जबा अब तक तेरी है। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो गवर्नमेंट, सरकार कम कर देती है, उसके ऊपर फैज़ की लाइन है ये, कि बोल कि क्या तुम्हारे लब आज़ाद है, क्या अब तक जवाब तुम्हारी है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विपक्ष में आप ये 2 लाइन यूज़ कर सकते हैं। कभी ठंड में ठुठर के देख लेना, कभी तपती धूप में जल के देख लेना, कैसे होती है हिफाजत मुल्क की, कभी सरहद पर चल के देख लेना। यह हमारी भारतीय सेना के लिए है। जब भी बात करें आप सांप्रदायिकता की, बात करें आतंकवाद की, तो भारतीय सेना का जिक्र करते हुए आप ज़रूर ये लाइंस लिखें कि कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना। हम लोगों को क्या है, आराम से, मान लीजिए हम लोग एस्पिरेंट है, आराम से बैठे हुए हैं, या जो यहाँ के लोग हैं, जो सिविलियंस हैं, वो लोग बैठे हुए हैं, लेकिन वो लोग ठंड में, लद्दाख में माइनस टेम्परेचर में भी बैठे हुए हैं, उसमें ठिठुर रहे हैं। कभी तपती धूप में राजस्थान में, जहाँ टेम्परेचर का पारा बहुत ज़्यादा 40-45 डिग्री सेल्सियस है, वहाँ पे खड़े हैं, वहाँ जल रहे हैं। लेकिन कैसे होती है हिफाजत मुल्क की, कभी सरहद पर चल कर देख लेना। ये हो गया। भ्रष्टाचार पर कुछ लाइन, सत्ता भ्रष्ट बनाती है एवं निरंकुश सत्ता निरंकुश भ्रष्ट बनाती है। लॉर्ड एक्टन की लाइन है कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। लॉर्ड एक्टन की लाइन है। तो सत्ता जो है, जो पावर है, वो करप्शन को साथ लेके आती है। पावर और करप्शन का रिश्ता है। अगला, यहाँ कानून निर्धनों पर शासन करते हैं और धनी व्यक्ति कानूनों पर शासन करते हैं। गोल्ड स्मिथ, यहाँ कानून चूँकि खर्चीला होता है, तो गरीब लोग जो होते हैं, निर्धन लोग जो होते हैं, एक तो उनके पास ज्ञान नहीं होता कानून का, तो वो लोग जो है कानून के पेच में फंस जाते हैं
और अदालतों में ऑलरेडी केसेस इतने ज़्यादा है तो वो लोग जो है बार बार उसी पचड़े में फंसे रहते हैं। लेकिन जो धनी व्यक्ति होते हैं वो कानून के की जो कमियां हैं उसका फ़ायदा उठा के निकल लेते हैं। एन बोहरा समिति 1995 में भारत में उन्होंने कहा था कि भारत में भ्रष्ट अफसरों, व्यापारिक अपराधियों और नेताओं के ऐसे गठबंधन कार्य कर रहे हैं जो संपूर्ण व्यवस्था को चबा डालने का सामर्थ्य रखते हैं। जो सिस्टम है उसके अंदर कुछ गठजोड़ है, जैसे भ्रष्ट अफसर, व्यापारी, अपराधी और नेता, ये जो गठजोड़ है। जब आप महाभोज पढ़ेंगे मन्नू भंडारी का, महाभोज मन्नू भंडारी, तो उसमें जो है एक पात्र है विशेषर। उसका मर्डर हो गया है और उसके मर्डर को छुपाने में कुछ भ्रष्ट ऑफिसर्स, राजनीतिज्ञ और अपराधी सब मिलके कार्य कर रहे हैं। तो महाभोज इसका नाम रखा गया है कि सब मिलके जिस भोज पे जा रहे हैं वो है महाभोज। तो ये कहीं ना कहीं आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं महाभोज का, मन्नू भंडारी। पान सिंह तोमर, 2012 मूवी आई थी पान सिंह तोमर, इरफान खान की। उसका नायक बोलता है कि बिहार में बागी होते हैं, डकैत बनते हैं पार्लियामेंट में। कि बिहार में तो चूंकि जो लोग व्यवस्था से खुश नहीं है, जो लोगों को व्यवस्था सही नहीं लग रही है, वो बागी होते हैं, तो वो लोग छुप के रहते हैं। लेकिन पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हैं वो लोग डकैत हैं, मतलब वो दिन दहाड़े लूट रहे हैं। बागी तो चोरी छुपे कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन डकैत दिन दहाड़े लूट रहे हैं। चाणक्य की लाइन है, मौर्य साम्राज्य के ऊपर इन्होंने ये टिप्पणी की थी, लेकिन ये टिप्पणी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है कि संभव है पानी में तैरने वाली मछली आकाश में उड़ने लगे, किंतु राज्य कर्मचारी रिश्वत ना ले, यह संभव नहीं। चाणक्य, वो मौर्य साम्राज्य से ही उन्होंने फ्यूचर देख लिया था। महात्मा गांधी, इस बात से सहमत नहीं कि धर्म का राजनीति से कोई संबंध नहीं। धर्म से विलग राजनीतिक मृतक शरीर के तुल्य है जो केवल जला देने योग्य है। तो बहुत लोग कहते हैं कि धर्म और राजनीति को अलग अलग रखा जाना चाहिए, लेकिन महात्मा गांधी दोनों में संबंध समझते हैं। जब खिलाफत आंदोलन आप देखेंगे महात्मा गांधी का, तो उन्होंने इस चीज़ का प्रयोग भी किया था हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, और उनको ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष भी बनाया गया। तो वो हमेशा समझते थे कि राजनीति और धर्म दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सर्वेश्वर दयाल शर्मा कह रहे हैं कि लोकतंत्र को जूते की तरह लाठी में लटकाए भागे जा रहे हैं, सभी सीना फुलाए। मतलब लोकतंत्र इतनी भी अच्छी शासन व्यवस्था नहीं है, लेकिन लोग उस पर गर्व कर रहे हैं, उसको अपने जूते की तरह लाठी में लटका के चल रहे हैं कि हमारी शासन व्यवस्था सबसे बेस्ट है। बट ऐसा है नहीं। लोकतंत्र के विपक्ष में आप ये यूज़ कर सकते हैं। चार्ल्स कैलेब कि भ्रष्टाचार बर्फ के गोले की तरह है, एक बार अगर इसने चलना शुरू कर दिया तो बढ़ता ही जाएगा। भ्रष्टाचार कभी कम नहीं होता है, क्योंकि भ्रष्टाचार की जो नींव है, नींव कहाँ है? भ्रष्टाचार की नींव है लालच, और लालच कभी इंसान की ख़त्म नहीं होती है, ये बढ़ती चली जाती है। हमारे समाज में भ्रष्टाचार का पहला लक्षण अभी भी जीवित है, और अंत में आय को न्याय संगत सिद्ध कर दिया जाता है। कि देख, भ्रष्टाचार का पहला लक्षण क्या है कि लास्ट में जो आपकी इनकम है वो प्रूव कर दिया जाएगा कि उसने सही चीज़ से इनकम कमाई है। ये जॉर्ज बेन्नास। अगला है जैकब ब्रोनवस्की की, कोई भी विज्ञान राजनीति और भ्रष्टाचार के संक्रमण से प्रतिरक्षित नहीं है। कि कोई ऐसा विज्ञान नहीं है जो ये कह सके कि राजनीति और भ्रष्टाचार जो है अलग अलग चीज़ें हैं। जैकब ब्रोनवस्की की लाइन है। आगे राजेंद्र प्रसाद की बहुत अच्छी लाइन है कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसे लागू करने वाले लोग खराब निकले तो संविधान भी खराब सिद्ध होगा। संविधान की बात कर ले या कोई व्यवस्था की बात कर ले, कोई कानून की बात कर ले, कोई भी व्यवस्था हो, कोई भी देश हो, किससे चलता है? लोगों से चलता है। अगर उस देश के लोग अच्छे हैं तो वो देश अच्छा होगा,
संविधान को लागू करने वाले लोग अच्छे हैं तो संविधान अच्छा चलेगा। लेकिन अगर लोग ही भ्रष्ट हो जाए, लोग ही गलतियां करें या लोग ही खराब निर्णय ले, तो कितना भी अच्छा सिस्टम बना ले वो चीज़ खराब हो जाएगा। और यहाँ पे लोग सिर्फ लोग ही नहीं, मेरे हिसाब से अगर आप बात करेंगे तो संस्थाएं भी। जब आप एक बुक पढ़ेंगे वाई नेशन फेल्स, इस बुक में बताया गया है कि एक नेशन के सक्सेसफुल होने का एक ही कारण है, वो है संस्था। वहाँ के इंस्टीट्यूशन अगर अच्छे हैं तो वो नेशन बहुत सक्सेसफुल होगा, लेकिन अगर वहाँ की संस्थाएं अच्छी नहीं हैं तो वो नेशन फेल हो जाएगा। प्लेटो ने अपराध के कारणों की जांच करते हुए ये बताया कि आदमी का लालच अपराध का प्रभावी कारण है। अब कुछ रहीम दास के दोहे पे बात कर लेते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे फिर न जुड़े जोड़ी गाठी पड़ जाए। जब भी आप प्रेम के बारे में बात करेंगे, जब आप विश्वास की बात करेंगे, तो आप ये लाइन लिख सकते हैं कि रहीमन प्रेम का ऐसा धागा है, उसको तोड़ो मत, क्योंकि एक बार टूट गया तो जुड़ेगा नहीं, और जुड़ेगा भी तो कहीं ना कहीं जो दो धागा को जोड़ेंगे तो गांठ पड़ जाएगा। रहीमन देखी बरेन को लघु न दीजिए डार, जहां काम आवे सुई का करी तलवार। कोई भी चीज छोटा नहीं होता है, और छोटी चीजों का भी उतना ही महत्व होता है जितनी बड़ी चीजों का। ऐसा नहीं है कि आप बड़ी चीज़ों को इम्पोर्टेंस दे, बड़े लोगों को इम्पोर्टेंस दे और छोटे लोगों को इम्पोर्टेंस ना दे। ये इंक्लूसिवनेस, समावेशी विकास को दिखाता है। जब आप एमएसएमई पर कोई एस्से लिख रहे हैं तो उसमें आप ये लाइन डालिए कि देश का विकास बड़े उद्योगों से नहीं होगा, सिर्फ बड़े उद्योगों से नहीं होगा, उसके साथ एमएसएमई को डेवलप करना पड़ेगा। कि रहीमन देखी, डालिए कि रहीमन देखी बड़े को लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आवेश हुई का करी तलवार। जहाँ छोटे काम आ सकते हैं वहाँ तलवार क्या काम करेगा। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सुकुन, चंदन विष व्यापी नहीं लिपटे रहत विजंग। जब आप अमूर्त टॉपिक लिखते हैं तो उसमें इस तरह के एसेस काम आते हैं कि जो उत्तम प्रकृति के लोग होते हैं उसको कुसंग कुछ नहीं कर सकता, खराब संगति कुछ नहीं कर सकता। कि जहाँ जैसे चंदन के पेड़ में सांप हर समय लिपटा रहता है, लेकिन उससे उसका जहर अंदर नहीं जाता। क्षमा बरन को चाहिए छोटन को उत्पात, का करे का रहीम हरि को घटे जो भृगुमारी लात। जो क्षमा है, अभी बताया था कि क्षमा शक्तिशाली का गुण है, बड़ों को हमेशा क्षमा कर देना चाहिए, छोटों का गुण जो है उत्पात करना है। कबीरदास, ये जो पहली लाइन है, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिले कोई, जो दिल खोजा आपने मुझसे बुरा न कोई, ये लाइन जो है वो आत्म मंथन के लिए है, वो लाइन आत्म संधान के लिए है। इंट्रोस्पेक्शन बोलते हैं इसको, इंट्रोस्पेक्शन। कि जब आप खुद को इंस्पेक्ट करेंगे तब आप समझेंगे, अब खुद को बेटर बना पाएंगे, सक्सेसफुल बना पाएंगे। जो आपके अंदर मौलिकता है, जो आपके अंदर सृजनात्मकता है, क्रिएटिविटी है, वो आप तब पहचान पाएंगे जब आप अपने अंदर आत्मसंधान करेंगे। उसी के लिए लाइन है कि बुरा जो देखन में चला। मैंने तो बुरा देखने के लिए शुरू किया तो बुरा तो कोई मिला नहीं। जब अपना दिल इंट्रोस्पेक्ट किया, आत्मसंधान किया, तो पता चला मेरे अंदर इतनी हजार गलतियां हैं जिसको मैं सुधार करके और बेटर इंसान बन सकता हूँ। नेक्स्ट, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौगरा ऋतु आए फल होत। कि सब कुछ कार्य जो है ना धीरे धीरे होता है। ऐसा नहीं है कि आज आपने पेड़ रोपा और कल फल मिलने लगेगा, ऐसा नहीं होता है। हर कार्य समय से होता है, धीरे धीरे होता है, और उसके लिए आपको धैर्य रखना पड़ता है। तो धैर्य एक गुण है, और वो धैर्य जो है, ऐसे बोलते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, तो वो सब्र का फल मिलेगा। सब कुछ धीरे धीरे होगा। तो जैसे आपकी प्रिपरेशन भी है, अगर उसमें एक बेटर प्लानिंग होगी तो धीरे धीरे करके आप सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है। निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए।
निंदा करने वाले को हमेशा नज़दीक रखना चाहिए। क्यों? आपको इंट्रोस्पेक्शन करना है, वो आपके अंदर कमियां बताएगा, और जो आपके अंदर कमी बताएगा वही दोस्त है। अगर आप कुटी में रहते हैं तो उसको आंगन में स्थान दे। जैसे बिन साबुन पानी बिना, साबुन और पानी मतलब निर्मल करे सुभाए। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कबीरा बाजार में सबकी खैर मांग रहा है कबीरदास। क्यों? ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर, सबके साथ उनको जो है एक अच्छा रिलेशन रखना है। तो ये जो है एक तरह से हम सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, सद्भाव की बात करते हैं। राज्य को होना चाहिए ऐसा कि सबका बेटरमेंट वो सोचे, वेलफेयर बन के रहे, न किसी से दोस्ती करे न किसी से बैर करे, सबके लिए बेटरमेंट सोचे। दूसरा कि जब आप ऑफिसर बनते हैं, अधिकारी बनते हैं, तो आप सबके लिए अच्छा चाहते हैं, लेकिन ना किसी से दोस्ती करते हैं ना किसी से बैर करते हैं। एक लाइन और भी है हमारे में जो हमारी संस्कृति में रचा बसा हुआ है, वो है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। एक और लाइन है मैक्सिमम हैप्पीनेस, नहीं नहीं नहीं, अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम सुख। अब बताना कमेंट करके किसने लिखा है ये अधिकतम सुख। ठीक है, अगला सांप्रदायिकता पर बात कर लेते हैं। धर्म के नाम पे जो लड़ाइयाँ होती हैं, और धर्मनिरपेक्षता में ये सब लिख सकते हैं आप। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रामान, आपस में दो लड़ी मुए, मरम न को जाना। हिंदू कहते हैं मुझे राम से प्यार है, तुर्क यानी मुस्लिम कहते हैं हमें रहमान से प्यार है, दोनों आपस में लड़ रहे हैं और मर जाते हैं, लेकिन कोई इसका मर्म भेद नहीं समझ रहा है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मुल्का कह गए सबके दाता राम। ठीक है, ये सब ठीक है, कर लीजिएगा। पान पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताकि ये चक्की मिली पीस खाए संसार। ये फिर से इसमें जो मूर्ति पूजा है उस पर जो है कहा गया है। इसके बाद अगला है हिंदू कहत है राम हमारा, मुसलमान रहमाना। सांप्रदायिकता पर कटाक्ष किया गया है, आपस में दो लड़े मरद मरम कोई जाना, यही वाला लाइन है। शिक्षा, शिक्षा पर जो कोट है, तालीम का असर है ऊंचा हमारा सर है। तालीम यानी कि शिक्षा, अगर आपकी तालीम ऊंची होगी तो लोग आपको समाज में रेस्पेक्ट देंगे। तालीम का असर है ऊंचा हमारा सर है। इसके बाद महिला शिक्षा पर एक दो लाइन कहना चाहूँगा कि विद्या हमारी भी न तब तक काम में कुछ आएगी, अर्धांगिनियों को भी सुशिक्षा दी न जब तक जाएगी। एक ये लाइन है। इसके बाद अखबार यानी कि फिर से शब्द कलम की ताकत के ऊपर है। खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो, अकबर इलाहाबादी। तोप का मुकाबला शब्द ही कर सकता है। आइए अर्थव्यवस्था पे कुछ लाइन कि इतिहास बताता है, इतिहास में अब तक जितने भी एग्जाम्पल्स वो बताता है कि जहाँ एथिक्स यानी नैतिकता और अर्थशास्त्र के बीच संघर्ष होता है, वहाँ जीत हमेशा अर्थशास्त्र की होती है। भीमराव अम्बेडकर। यही कारण है कि समाज धीरे धीरे बदल रहा है और अर्थ केंद्रित होता जा रहा है, नैतिकता का धीरे धीरे पतन हो रहा है, मूल्य छीन होते जा रहे हैं, और जो हमारे मूल्य है वो उनका जो है पतन का कगार पे पहुंचता जा रहा है। ये आप कोट भीमराव अम्बेडकर का यूज कर सकते हैं। लाल बहादुर शास्त्री का ये कोट, आर्थिक मुद्दे हमारे लिए सबसे ज़रूरी है और यह बेहद महत्वपूर्ण है कि हम अपने सबसे बड़े दुश्मन गरीबी और बेरोजगारी से लड़ें। जब आप भारत दुर्दशा पढ़ेंगे तो उसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, उसमें भारत के कुछ दुश्मनों की चर्चा की है, भारत दुर्दैव, उसमें भी ये सब समस्याओं को उठाया गया है। हर्बर्ट साइमन, लोग निर्णय करने की अपेक्षा तोप का सामना करना अधिक अच्छा समझते हैं। लोग कुछ भी कर लेंगे लेकिन डिसीजन लेने से डरते हैं, तो ये डिसीजन मेकिंग पे है।
अब ये आतंकवाद पे जहाँ तू और मैं हिंदू मुसलमान के फ़र्क में मर जाते हैं, वहाँ कुछ लोग हम दोनों की खातिर बर्फ में मर जाते हैं। एक बार फिर सेना के बारे में। और सेना का जब भी नाम आता है हमारा सिर सम्मान से जो है उठता है। जब हम लोग आतंकवाद पे कोई ऐसे लिखेंगे तो उसमें कहेंगे सांप्रदायिकता की बात करते हुए कि जब हम लोग हिंदू और मुसलमान में के फ़र्क में मर जा रहे हैं तो वहाँ हम दोनों की खातिर जो वहाँ पे बैठा हुआ है बर्फ़ में, जो लोग बैठे हुए हैं जो सरहद की रक्षा कर रहे हैं, वो ये थोड़ी देख रहे हैं कि हम किसकी रक्षा कर रहे हैं, वो तो सबकी रक्षा कर रहे हैं। यहाँ दो लाइन और है, पूरी दुनिया नफ़रतों से जल रही है फिर भी न जाने इतनी ठंड क्यों पड़ रही है, या फिर ये लाइन सारी दुनिया नफ़रतों से जल रही है इसलिए इस बार ठंड कम पड़ रही है। ये जो दो लाइन है ये नफ़रत को दिखाता है कि नफ़रत दुनिया में जो है अशांति लाती है, प्रेम जो है दुनिया में शांति का प्रतीक है। प्रेम हो गया, सहिष्णुता। अगला, जिनके लिए लोग अपनों का गला काट देते हैं वो रात बेरात इसका जश्न मनाते हैं, कातिल तो बलि के बकरे बन जाते हैं और आका सत्ता के गलियारों में पहुंच जाते हैं। सबसे जो मेन लोग होते हैं, वो जो मेन लोग हैं वो तो सत्ता के गलियारों में बैठे हुए हैं, वो सत्ता उनके पास है। वो लोग जो गरीब होते हैं, असहाय होते हैं, निर्धन होते हैं, जिनके पास साधन नहीं है, उन लोगों को उकसा के बलि का बकरा बना के उन लोगों से अपने जो है दूसरों का कत्ल कराते हैं, आतंकवाद फैलाते हैं और बाद में वो जश्न बनाते हैं और खुद तो वो लीडर्स बन जाते हैं। आतंकवाद का कोई धर्म और राष्ट्रीयता नहीं होता। व्लादिमीर पुतिन। अपनी गलतियों का अगर तुम्हें मलाल हो गया अभी तो चलिए, इसका कोई मीनिंग नहीं है। नेक्स्ट, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियाँ जलाने में। एक घर बनाने में लोगों के घर बार सब कुछ अपने जीवन भर की कमाई के बाद लोग एक घर बनाते हैं, टूट जाते हैं, इतना संघर्ष होता है, और कुछ लोग को बस्तियाँ जलाने में भी तरस नहीं होता। ARCS सेकेंड ARCS की 8वीं रिपोर्ट में भी ये था कि आतंकवाद से लड़ाई न्याय संगत ढंग से बचाओ। आतंकवाद पे कुछ और लाइन है, वातावरण में अजीब सी दहशत है कि वह कौन है जो हमारी रगों में खून नहीं त्रास दौड़ा जाता है। कवि राजेंद्र कुमार। इकबाल की कुछ लाइन है, बड़ी अच्छी लाइन है, यूनान मिस्र रोम सब मिट गए जहाँ से अब तक, मगर माँ की है नामो निशान हमारा। कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमाना हमारा। यूनान मिस्र रोम सब खत्म हो गए इस जहाँ से, लेकिन हमारा नामो निशान नहीं मिटा। क्यों? इसके कारणों की अगर आपको खोज करनी है तो मुझे जो कारण समझ आते हैं वह है सहिष्णुता, भाईचारा, सर्वधर्म सद्भाव, प्रेम, ये सब रीजन है। अनेकता में एकता एक बेस्ट एग्जाम्पल है दुनिया में, अनेकता में एकता का। राजनीति, या तो अपना बाप दिखाओ या फिर श्राद्ध कराओ। PV नरसिम्हा राव। बशीर बद्र की बहुत अच्छी लाइन है, बेखबर कुर्सी आंख मलती रही, बस्तियाँ बेगुनाहों की जलती रही, आदमियत मोहब्बत शराफत वफा, नागिन आस्तीनों में पलती रही। कि जब बस्तियाँ बेगुनाहों की जलती रही तब जो बेखबर कुर्सियाँ थी आंख मलती रही, उनको कोई मतलब नहीं था। तो जो सत्ता पर बैठे होते हैं वो बेखबर होते हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता कि आम जनता की क्या स्थिति है। नागिनें आस्तीनों में पलती रही, ये बशीर बद्र कह रहे हैं। आदमियत मोहब्बत शराफत वफा, ये सब जो है बस आस्तीन के सांप है। नागार्जुन, बाबा नागार्जुन की कुछ पंक्तियाँ लेना चाहूँगा, और इनकी जो पंक्तियाँ हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो ये बिहार के कवि हैं, दूसरा इन्होंने बहुत कटाक्ष किया है बिहार की समस्याओं के ऊपर कि लूट पाट के काले धन की करती है रखवाली, पता नहीं दिल्ली की देवी गोरी है या काली। ये काले धन के ऊपर आप लिख सकते हैं कि लूट पाट का जितना भी काला धन है, भ्रष्टाचार है, जो भी चीज़ है उसकी रखवाली कौन कर रहा है? दिल्ली की देवी। क्या वो गोरी है या काले धन के कारण काली हो गई है?
लौटे हैं दिल्ली से कल टिकट मार के, खिले हैं दांत जो दाने अनार के, आए दिन बाहर के। ये भी बाबर नागार्जुन की। बाबर नागार्जुन के ऊपर दो लाइन और बताना चाहूँगा कि उनकी एक कविता है अकाल और उसके बाद। अकाल और उसके बाद, इसको नोट कर लें, काफ़ी अच्छी लाइन है। जब भी आप भारत की स्थिति के बारे में कोई लेख आए कि मेरे सपनों का भारत कैसा हो, या फिर कुछ ऐसा है विकसित भारत कैसा हो, तो आप स्टार्टिंग में इस तरह की लाइन लिख सकते हैं कि अकाल और उसके बाद में। 1960 में नागार्जुन ने एक कविता लिखी थी, उसमें नागार्जुन कहते हैं कि 4 दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। 4 दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। 4 दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। 4 दिनों तक लगी रही छिपकलियों की गश्त। 4 दिन तक चूहों की भी हालत रही सी कस। तो ये जो लाइन है, ये अकाल और उसके बाद कि सबकी हालत खराब है। अब आगे की लाइन जो है महिला के ऊपर है। एक समय महिला के लिए ये यूज़ किया गया था कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी, लेकिन इससे महिलाओं ने कहाँ तक का सफ़र शुरू किया है? गिव अस गुड वुमेन वी विल गिव ए ग्रेट नेशन। यहाँ तक का जो सफ़र है वो एक वैचारिक यात्रा है। और महिलाओं के ऊपर मनुस्मृति में भी कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों का निवास होता है वहीं देवताएं निवास करते हैं। आप महिलाओं के लिए बहुत सारे कोट्स आप खुद से भी यूज कर सकते हैं। जैसे नारीवादी आंदोलन में आप देखेंगे, नारीवादी आंदोलन में कुछ कि वुमेन आर नॉट मेड, नॉट बॉर्न, सॉरी, बट मेड। एक नारा है पर्सनल इज पॉलिटिकल। जो नारियों की लाइफ में पर्सनल है, यानी जो एक नारी की समस्या है, वही पॉलिटिकल है, यानी वो हर नारी की समस्या है। पर्सनल इज पॉलिटिकल। एक मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, आप सर्च कर लेना एक बार। उन्होंने कहा था कि लोग तो बात करते हैं महिला के अधिकारों की, और लोग बात करते हैं इक्वलिटी की, समानता की। तो स्त्रियों ने, महिलाओं ने तो जीन्स पहनना शुरू कर दिया है, क्या पुरुषों को घाघरा पहनना शुरू करना चाहिए? तो ऐसे कमेंट्स किए गए हैं नारीवादी आंदोलन में। तो आप इन सब चीज़ों को भी यूज़ कर सकते हैं। निर्मला पुतुल वन ऑफ माय फेवरेट जो है पोएट हैं, तो उनकी एक लाइन है महिलाओं के ऊपर कि तन के भूगोल से परे एक स्त्री के मन की गांठें खोलकर कभी पढ़ा है तुमने उसके भीतर का खौलता इतिहास। कि हम लोग सिर्फ तन के भूगोल यानी उसका वस्तुकरण करते रहते हैं, ऑब्जेक्टिफाई करते रहते हैं, लेकिन क्या उससे अलग एक स्त्री के मन की गांठ, उसके मन में क्या चल रहा है, उसको कभी पढ़ा है तुमने? उसको समझने की कोशिश की है तुमने कि उसके भीतर का खौलता इतिहास क्या चल रहा है उसके मन में? और ऐसा बोला जाता है कि अगर जो स्त्रियों को समझ गया, जो स्त्रियों को समझ गया, वो दुनिया में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। इसके बाद जो एक चीज़ और बोलूँगा, चूँकि वर्ल्ड में 50% वुमेन हैं और वुमेन रिलेटेड इश्यूज भी खूब आते रहते हैं, तो महिला सशक्तिकरण पे बात होती है हमेशा। महिला सशक्तिकरण, मैं एक लाइन बोलना चाहूँगा कि उन महिलाओं को क्या सशक्त करोगे तुम, उन महिलाओं को क्या सशक्त करोगे तुम जिनसे तुम खुद सशक्त हुए हो। अभी इंटरनेशनल वुमेन्स डे था 8 मार्च को, तो इस तरह की बातें भी आप यूज़ कर सकते हैं कि महिलाओं के लिए एक दिन काफ़ी नहीं है, क्योंकि हर दिन तो वो हमारे लिए कुछ ना कुछ योगदान देती है। बी आर अम्बेडकर की लाइन है, मैं किस समुदाय के विकास का आकलन समुदाय की स्थिति द्वारा प्राप्त किए गए विकास के परिणाम से करूँगा। बी आर अम्बेडकर, ये मैंने यूज़ किया था इससे में।
कबीरदास को हटाइए। इसके बाद मार्गरेट थैचर की लाइन है, एक स्त्री जो ये समझती है कि एक घर चलाने में क्या समस्याएं हैं, वह समझने के बहुत करीब है कि एक देश चलाने में क्या समस्या है। वही चीज़ है पर्सनल इज पॉलिटिकल, मार्गरेट थैचर। अब कुछ मोटिवेशनल चीज़ों की तरफ चलते हैं कि जब आपको अपने एस्से में कुछ पॉजिटिविटी देनी हो, कि जब मान लीजिए सरकार के प्रयास, जब आपको ऐसे लिखना है कि सरकार भी प्रयास कर रही है और लोगों को भी प्रयास करना चाहिए, या हमें इस दिशा में काफ़ी ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत है, तो आपको दुष्यंत कुमार की ये लाइंस आपको याद रखनी चाहिए, आपको वहाँ पे डालनी है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। लाश का मतलब है जो लोग अभी तक सक्रिय नहीं है, निष्क्रिय लोग। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। ये दुष्यंत कुमार की पोएम है काफ़ी। जैसे मान लो महिला सशक्तिकरण पे आप लिख रहे हैं या कृषि की बदहाली पर लिख रहे हैं, आपने बोला कि कृषि के लिए सरकार भी ये कर रही है, लेकिन अब कृषि में बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन अब वक्त है कि हमें कृषि के लिए, कृषि में जो है न सिर्फ तकनीकी सुधार बल्कि जो है किसानों की आत्महत्या से संबंधित मामलों के लिए भी कुछ परिवर्तन लाना होगा। दुष्यंत कुमार भी कहते हैं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। बस 2 लाइन, ठीक है। अगला, ऐसा कोई विघ्न है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके जो मानव के मंग में, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते हैं पांव घर, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। ये वहाँ पे है जब आपको बताना हो कि आपको कोई चीज़ चेंज करनी है, बिल्कुल आपको मेंटालिटी चेंज करनी है, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। अगला, शिकवे तो बहुत है तुझसे जिंदगी, पर जो तूने मुझे दिया बहुतों को तो वो भी नसीब नहीं। जैसे आप बात करते हैं गरीबी की, जब आप बात करते असहाय की, तो ऐसा है कि ज़िंदगी में बहुत सारे शिकवे, बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पास है लेकिन दूसरों के पास नहीं है। कहीं से कुछ, कहीं से कुछ, कहीं से कुछ उठाते हैं, परिंदे तब कहीं छोटा सा अपना घर बनाते हैं। कुमार मनोज, कुमार मनोज ये है कि आप अगर कोई अपना घर बनाना है और जो राह चलते हुए परिंदे हैं वो कहीं कहीं से कुछ कुछ उठाते हैं, मतलब एक घर बनाना का जो प्रक्रिया है वो आसान नहीं है। अगला विज्ञान के ऊपर है। अल्बर्ट आइंस्टाइन की ये लाइन 68 बीपीएससी में ऑलरेडी आ चुकी है। विज्ञान बिना धर्म के लंगड़ा है, धर्म बिना विज्ञान के अंधा है, अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो यहाँ धर्म और विज्ञान इन दोनों के बीच जो है संबंधों पर बात की गई है कि धर्म और विज्ञान एक दूसरे से जो है उनका उद्देश्य एक ही है, लोगों की भलाई। मैंने बोला था ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये जो उद्देश्य है ये विज्ञान का भी है और धर्म का भी है। एक्चुअल में विज्ञान भी अपने प्रयोगों से, अपनी खोजों से लोगों के जीवन में की समस्याओं को आसान करना चाहता है। धर्म भी नैतिकता के पथ पर चल के लोगों के जीवन को आसान बनाना सिखाता है। तो बस इसी पे बात करेंगे। एस राधाकृष्णन कहते हैं हर्ष और आनंद से परिपूर्ण जीवन केवल ज्ञान और विज्ञान के आधार पर ही संभव है, कि अगर आपको हर्ष और आनंद वाला जीवन चाहिए तो वो सिर्फ ज्ञान और विज्ञान के बल पे ही पाया जा सकता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन यह भयावह रूप से स्पष्ट हो चुका है कि हमारी तकनीक हमारी मानवता की सीमाएं पार कर चुकी है। आप जो है जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर लिखे या फिर किसी प्रौद्योगिकी के नुकसान के बारे में लिखे, विज्ञान के नुकसान के बारे में लिखे, तो आप अल्बर्ट आइंस्टाइन की लाइन कोट कर सकते हैं कि जो हमारी तकनीकें हैं हमारी मानवता की सीमाएं पार कर चुकी हैं। जब भी
मानवता की बात करें तो उसके नैतिक पक्ष पर जरूर बात करें। स्टीफन हॉकिंस, विज्ञान लोगों को गरीबी और बीमारी से निकाल सकता है और बदले में सामाजिक अशांति खत्म कर सकता है। डॉक्टर मीनाक्षी दुबे की लाइन है, तप्त न और धरती हो, विलप्त न अपनी सृष्टि हो, सुंदर सुखी समष्टि जगत हो, ऐसी दृष्टि हमारी है, हाँ ऐसी सोच हमारी है, वैज्ञानिक सोच हमारी है। विज्ञान, बिल डोरनेट की लाइन है, विज्ञान हमें ज्ञानवान बनाता है लेकिन दर्शन हमें बुद्धिमान बनाता है। ये लाइन भी आ सकती है कभी भी ऐसे में, विज्ञान और दर्शन के बीच संबंधों पे। मैथिली शरण गुप्त की लाइन है, नर हो न निवास करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। मतलब ये कर्म की प्रधानता इसके ऊपर है। कृषक मैदान में करते निरंतर काम है, किस लोभ से वे आज भी लेते नहीं विश्राम है। MS गुप्त की लाइन है, मैथिली शरण गुप्त की, कि जो किसान होते हैं आज भी निरंतर काम किए जा रहे हैं, उनको कौन सा लोभ है, उनका तो खुद का पेट भी नहीं भर रहा है लेकिन वो विश्राम नहीं ले रहे हैं। A.W. ग्रीन, मनुष्य और समाज विज्ञान के बिना जीवित रहने में समर्थ है, परंतु धर्म के बिना ये जीवित रह लेंगे, ये अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। A.W. ग्रीन। इस शहर में वो कोई बारात हो या वारदात, अब किसी भी बात पर खुलती नहीं है खिड़कियां। ये जो है दुष्यंत कुमार की लाइन, ये कहीं ना कहीं नगरीकरण, शहरीकरण, वैश्वीकरण और जो है चीज़ें जो एकल परिवार हो रहे हैं, ये संस्कृति का पतन हो रहा है, इन सब के ऊपर है कि कोई भी बारात आती है या वारदात आती है, पहले सब लोग जाते थे, कोई समस्या हो जाती थी, कोई घटना हो जाती थी, कोई बारात आती थी, लोग एक दूसरे के घर जाते थे, उनसे बात करते थे, लोग एक दूसरे को जो है सपोर्ट करते थे। लेकिन आज क्या है, आज किसी भी बात पे लोग एक दूसरे के पास नहीं जाते कि कहीं कोई समस्या न हो जाए। अब खिड़कियां नहीं खुलती, दुष्यंत कुमार की ये लाइन है। आगे की बात करते हैं। कल्पना ही संसार पे शासन करती है, नेपोलियन। नेपोलियन ने ये लाइन इसलिए बोली थी कि नेपोलियन खुद जो है एक साधारण सा सिपाही था सेना में। बाद में उन्होंने जो कल्पनाएं की कि वो पहले छोटे उससे बना सैन्य प्रधान बन गया, बाद में उसने एक साम्राज्य बनाया बहुत ही बड़ा, तो ये उसकी कल्पनाओं के बल पे ही हुआ। अगर उसने ये इमेजिनेशन नहीं किया होता तो वो इसमें जीवन भर सक्सेसफुल नहीं होता। तो उसने ये कल्पनाएं की। कुछ चीज़ों का और एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि जैसे आपने कुछ मूवी देखी होगी, बैक टू द फ्यूचर है हॉलीवुड की, बैक टू द फ्यूचर 1985 की मूवी है, या फिर कुछ मूवी बॉलीवुड की भी कह सकते हैं, लव स्टोरी 2050। वैसे मूवी कुछ खास नहीं है, बट एक चीज़ का मैं जिक्र करना चाहूँगा कि इसमें उड़ने वाली कारों को दिखाया गया है। इसमें हम लोग फ्यूचर में जाने की बातें करते हैं। तो ये जो है उड़ने वाली कार या फिर जो भी है ड्राइवरलेस कार है, बहुत सारी मूवीज़ में दिखाया गया। तो वो पहले किसी ने कल्पना करी, तभी जाके आज जो है धीरे धीरे वो कल्पना सच हो रही है। चूहों की दौड़ की सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि जीतने वाला भी चूहा ही होता है। यहाँ पर जीतने वाला जो है कि सबसे पहले अगर चूहा दौड़ रहा है, बहुत सारे चूहे, तो जीतेगा कोई चूहा ही। इसका मतलब है कि हमें ये भी देखना है कि हम कौन सी दौड़ में दौड़ रहे हैं, क्या वो हमारे लायक है भी कि नहीं। आगे लाइन है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके ये गुलसिता हमारा, इकबाल की लाइन है। कुछ कहावत और मुहावरे ये भी रहने देते क्योंकि हिंदी कहावत की अभी वो नहीं है। हाँ ये बात है कि जो कहावत और मुहावरे जो लोकोक्ति है, बिहार की लोकोक्ति, उस पर हम लोग जो है एक अलग से वीडियो कर लेंगे। जल्दी वो वीडियो भी आ जाएगी, जिससे आपको धीरे धीरे नॉलेज हो जाएगा। उसमें मैं हेडिंग भी लिख के आपको सिखा दूंगा कि कैसे उसको लिखते हैं, तो वो वहाँ पे हो जाएगी। आगे देखते हैं। महात्मा गांधी एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी, हर चीज़ पे कुछ ना कुछ इन्होंने बताया है,
इसलिए महात्मा गांधी के कोट्स को लिखना जरूरी है। एन आई फॉर एन आई ओनली एंड अप मेकिंग द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। महात्मा गांधी की एक आंख के बदले एक आंख पूरे विश्व को अंधा कर सकता है। ये बदले की भावना पर है। बदले की भावना की जगह क्षमा करना चाहिए। आतंकवाद में लिख सकते हैं ये चीज़ जो अभी हमास युद्ध चल रहा है, इजराइल हमास का, उन सब में लिख सकते हैं। मतलब ये प्रेम पे आधारित है। बी द चेंज दैट यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। महात्मा गांधी, आप वो परिवर्तन स्वयं में करो जो आप विश्व में देखना चाहते हो या दूसरों में देखना चाहते हो। इसका एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि एक बार गौतम बुद्ध जी थे, तो गौतम बुद्ध के पास एक माता जी आई अपने बेटे के साथ। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा ना बहुत चीनी खाता है, जो आप इसको समझा देंगे तो ये चीनी नहीं खाएगा। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि ऐसा करिए, आप 7 दिन बाद अपने बेटे को लेके आइए। तो 7 दिन बाद माता जी फिर से अपने बेटे को लेके आई। तो उन्होंने कहा, गौतम बुद्ध ने कहा कि आप ना उस बच्चे को कहा कि चीनी खाना अच्छी बात नहीं होती है, जो आप चीनी मत खाया करना आगे से। तो माता जी को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा कि ये बात तो आप 7 दिन पहले भी बोल सकते थे। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि 7 दिन पहले एक्चुअल में मुझे भी चीनी बहुत पसंद थी, और दूसरों को उपदेश देने से पहले खुद में परिवर्तन लाना जरूरी है। तो उन्होंने ये परिवर्तन पहले खुद में लाया, फिर दूसरे को उपदेश दिया। यही इस कोट का मतलब है। जब तक गलती करने की स्वतंत्रता न हो, तब तक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। स्वतंत्रता का ये अर्थ नहीं है कि आप गलती ना कर सकें। अगर आपसे कोई भूल हो जाती है तो वो भी स्वतंत्रता के दायरे में आता है। द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे। जो आपका फ्यूचर है वो कहीं ना कहीं आपके प्रेजेंट पे डिपेंड करता है। आपका फ्यूचर उतना ही ब्यूटीफुल होगा जितना आप प्रेजेंट ब्यूटीफुल करेंगे। इसलिए आप फ्यूचरिस्टिक ज़्यादा होने से अच्छा है कि आपके प्रेजेंट में जो मोमेंट्स हैं उसको जिए, उसको ब्यूटीफुल बनाए। इसलिए आप ये मत सोचें कि सक्सेस के बाद हम ये करेंगे वो करेंगे। आप ये सोचें कि जिस जर्नी में हैं आप, उस जर्नी में आप क्या क्या कर सकते हैं। दुनिया में ऐसे लोग हैं जो इतने भूखे हैं कि भगवान उन्हें किसी और रूप में नहीं दिख सका सिवाय रोटी के रूप में। ये भारत की जो गरीबी है, जो निर्धनता है, जो बेरोजगारी है, उसको दिखाता है। अर्थ प्रोवाइड इनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैन्स नीड्स बट नॉट एवरी मैन्स ग्रीड। इसका मतलब है कि पृथ्वी के पास इतना इनफ है पेट भरने के लिए सब कुछ है, पेटी भरने के लिए नहीं। तो ये जो इससे जुड़ता है कहीं ना कहीं, ये जो कोट्स है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे है कि हम लोगों को जो है अर्थ के जो रिसोर्सेस हैं उसको इस तरीके से यूज़ करना चाहिए कि वो हमेशा हमारा जो वो सस्टेनेबल हो, वो अपनी पीढ़ी का ध्यान रखे, फ्यूचर पीढ़ी का भी ध्यान रखे। देयर इज नो वे टू पीस, देयर इज ओनली पीस। शांति का कोई रास्ता नहीं होता है, केवल शांति है। 1931 में यंग इंडिया में प्रकाशित हुआ था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। गांधीवाद का मतलब है गांधी की विचारधारा, वो विचारधारा में सत्य है, अहिंसा है, तो ऐसे में उसका मरना मुश्किल है। सत्याग्रह है, शत्रु से भी प्रेम है। अब्राहम लिंकन, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ये ऑलरेडी कर चुके हम लोग। अगर कुत्ते की पूंछ को पैर कहे तो कुत्ते के तो ऑलरेडी, मान लीजिए कुत्ता है, तो ये जो कुत्ता है इसकी अगर पूंछ है ये वाली, अगर उसको भी पैर कह दे तो इसके ऑलरेडी 4 पैर होते हैं, प्लस एक 5 होने चाहिए। तो अगर कुत्ते की पूंछ को पैर कहे तो कुत्ते के कितने पैर हुए? तो आपका आंसर फिर भी 4 ही होगा, क्योंकि पूंछ को पैर कहने से वो पैर नहीं हो जाता। अब्राहम लिंकन। ये आपने जो एक ऐसे पढ़ा था, आया था, मूछ मोटाइए लोढ़ा होइए, नहाती होइए न गोरा होइए घोड़ा होइए। ये जो ऐसे वो यहाँ से जोड़ता है
कि मूस कितना भी मोटा जाएगा, ठीक है, अगर मूस कितना भी मोटा जाएगा वो क्या हो जाएगा, मोटा मूस कहलाएगा। और इससे थोड़ी हाथी और घोड़ा थोड़ी हो जाएगा। इसका मतलब है इंसान कितना भी बड़ा हो जाए भगवान नहीं हो जाएगा, प्रकृति से बड़ा नहीं हो जाएगा। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप सोच सकते हैं। जैसे कोई इंसान कितना भी ताकतवर हो जाए, ठीक है, उसके अंदर सारे गुण नहीं आ सकते, एब्सोल्यूट नहीं हो सकता वो। इसको एक और वर्ड में बोलते हैं पारमिता। पारमिता को प्राप्त करना मुश्किल है। चार्ल्स डार्विन का है किसी जाति की सबलता जिंदा रहने में नहीं और ना ही सबसे बुद्धिमान रहने में है, बल्कि परिवर्तन के प्रति सबसे अधिक सार्थक प्रतिक्रिया में है। कोई भी जाति है उसकी सबलता जिंदा रहने में नहीं होती है और ना बुद्धिमान रहने में। जिंदा भी है बुद्धिमान भी है। मतलब बुद्धिमान है, एक दिन आया भूकंप सब खत्म हो गया, उससे कोई फायदा नहीं है, बल्कि परिवर्तन के प्रति सबसे अधिक सार्थक प्रतिक्रिया में है। गीता भी कहती है परिवर्तन ही संसार का नियम है, चेंज इज द रूल ऑफ लॉ, सॉरी चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। तो परिवर्तन के साथ जो सकारात्मक प्रतिक्रिया करता है वही लाइफ में आगे बढ़ता है। जैसे आज जो है हर जगह आप देखते हैं मोबाइल फ़ोन आ गए हैं, कंप्यूटर आ गए हैं, ठीक है, जो मोबाइल फ़ोन्स के साथ जो है यूज टू हो गया है उसको प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम, शिखर तक पहुंचने के लिए ताकत चाहिए होती है, चाहे वो माउंट एवरेस्ट का शिखर हो या आपके पैसे का। और ये ताकत की अलग अलग मीनिंग है। ये ताकत आपका आत्मसंयम हो सकता है, ये ताकत आपका धैर्य हो सकता है, ये ताकत आपकी ईमानदारी हो सकती है, ये ताकत आपका वैचारिक ताकत हो सकता है, ये ताकत आपका बौद्धिक ताकत हो सकता है, ये ताकत आपका नैतिक ताकत हो सकता है, ये ताकत आपका अलग अलग डायमेंशन आर्थिक ताकत हो सकता है, जैसा आपका हुआ है। क्या हम यह नहीं जानते कि आत्मसम्मान आत्मनिर्भरता के साथ आता है? एपीजे अब्दुल कलाम। तो आत्मसम्मान अगर चाहिए आपको तो पहले आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। जैसे बार बार कहे जाते हैं कि महिला सशक्तिकरण कब होगा, जब वो आत्मनिर्भर होंगी। आत्मनिर्भर होंगी तो उनका आत्मसम्मान बढ़ेगा, अपने डिसीजंस को लेने में वो फ्री महसूस करेंगी। अगर किसी देश को भ्रष्टाचार मुक्त और सुंदर मन वाले लोगों का देश बनाना है तो मेरा दृढ़तापूर्वक मानना है कि समाज के 3 प्रमुख सदस्य कर सकते हैं, पिता, माता और गुरु। यहाँ पर जो भ्रष्टाचार मुक्त की बात की जा रही है, एक्चुअल में ये बहुत बड़े होने पर नहीं किया जा सकता, ये चीज़ नहीं बिठाई जा सकती मन में। तो ये बचपन में ही जो मूल्य होते हैं उसके तौर पर सिखाया जाता है। तो 3 लोग इसमें योगदान देते हैं, पिता माता यानी परिवार और गुरु मतलब विद्यालय। तो मूल्य को सीखने में परिवार की भूमिका और मूल्य को सीखने में विद्यालय की भूमिका। भारत में बस मौत, बीमारी, आतंकवाद और अपराध के बारे में पढ़ते हैं क्योंकि ये सब समस्याएं बहुत ज़्यादा है। किसी भी धर्म में किसी धर्म को बनाए रखने के लिए दूसरों को मारना नहीं बताया गया है। सभी धर्म जो है वो प्यार विश्वास के बारे में बात करते हैं। विविध में अगर हम बात करें तो गौतम बुद्ध का एक कोट है, आत्मदीपो भवा, अपना दीपक स्वयं बनो। मतलब इसमें जो हो जाएगा, एक तो आत्मबल की बात है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। डिफरेंस होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस में। एक लाइन है कि मैं यह कर सकता हूँ, यह कॉन्फिडेंस है, लेकिन सिर्फ मैं ही यह कर सकता हूँ, यह ओवर कॉन्फिडेंस है। तो हम लोगों को कॉन्फिडेंस लाना है। अपना दीपक स्वयं बनो, सेल्फ सफिशियंसी। सेल्फ सफिशियंसी, आत्मनिर्भरता। जैसे भारत के गांवों को आत्मनिर्भर होना चाहिए। अभी वोकल फॉर लोकल की बात की जा रही है या फिर बात की जा रही है सेल्फ सफिशियंसी हर चीज़ में।
सरकार के द्वारा, तो ये कहीं ना कहीं से आत्म दीपो भव के कॉन्सेप्ट पे है। होंगे दक्षिण होंगे वाम, जनता को रोटी से काम, नागार्जुन की कविता है कि चाहे आप दक्षिणपंथी हो या वामपंथी हो, उससे मतलब नहीं है। सरकार किसी की हो, जनता को किससे काम है? रोटी से काम है। रामायण में एक लाइन लिखी हुई है, दंड द्वारा प्रजा की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन बिना कारण किसी को दंड नहीं देना चाहिए। जो हमारा अभी आपने देखा होगा कि जो आईपीसी है वो बीएनएस में चेंज हो गया, इंडियन पीनल कोड यानी दंड संहिता। पहले इसका नाम दंड संहिता था, अब इसको न्याय में बदल दिया गया है। अब न्याय सेंट्रिक हो गया है सब कुछ। तो दंड प्रजा की रक्षा करने के लिए सही है, लेकिन बिना कारण दंड नहीं दे सकते। न्याय उसमें इम्पॉर्टेंट है। अदालतों से ही इंसाफ सुर्खू है मरण, अदालतों से ही इंसाफ घर जाता है। मुनव्वर राना, मेरे जज्बात से इस कदर वाकिफ है कलम मेरी कि अगर मैं इश्क भी लिखना चाहता हूँ तो इनकलाब लिखा जाता है। शहीद आजम भगत सिंह। देश प्रेम की लाइन है, देश निर्माण, राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण। अगला इकबाल की लाइन आपने पढ़ी ली हुई है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। रामधारी से दिनकर, युद्ध की अनिवार्यता के बारे में 4 लाइन है। युद्ध को तुम निंद कहते हो, मगर जब तलक उठ रही है चिंगारियां भिन्न स्वार्थों के कुल संघर्ष की, युद्ध तब तक विश्व में अनिवार्य है। अगला निदा फाजली की पंक्तियां हैं, धूप में निकलो घटाओं में नहा कर देखो, धूप में निकलो घटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो। बहुत लोग जो है किताबी कीड़े बन जाते हैं और सिर्फ जो है किताबों में लगे रहते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग की, घूमने की, टूर करने की, कि अगर आपको लाइफ जीनी है तो धूप में निकलो, बाहर जाओ, प्रकृति को देखो, घटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो। और सही बात है, जब आप एसेज पढ़ रहे हैं या कुछ भी पढ़ रहे हैं, आप लाइफ के एक्सपीरियंस से ज़्यादा अच्छा लिख सकते हैं ये सब। सड़क तुम अब आई हो गाँव, जब सारा गांव शहर जा चुका है, माइग्रेशन के ऊपर है, प्रवासन के ऊपर है। जमींदार है बदमाश, हमने उनको ललकारा है, जिनकी जांगर उसकी धरती, यही हमारा नारा है। नागार्जुन श्रमिक अधिकार पे बोल रहे हैं। अगला, जहाँ जलेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। वसीम बरेलवी, मतलब ये है जैसे कोई चिराग होता है, दिया है, वो जिस मकान में जला दो उसी को रोशन कर देता है, तो उसका अपना कोई मकान नहीं। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जो जहाँ पहुँच जाते हैं वहीं रोशनी लुटा देते हैं, उसका कोई अपना नहीं होता, पराया नहीं होता, उसके लिए संपूर्ण विश्व ही अपना है, जहाँ जाएंगे उनको ही प्रकाशमान करते रहेंगे। सुकरात ने कहा कि मैं सबसे ज़्यादा ज्ञानी इस अर्थ में हूँ क्योंकि मैं यह जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। बहुत ही अच्छी लाइन है। बदलाव परिवर्तन की लाइन है, क्रांति आपसे और हमसे ही शुरू होती है, बिना झंडे और बिना डंडे के, मात्र एक बार भी सही सोच लेने भर से इसके लिए दिखाना जरूरी नहीं होता क्रांतिकारी, मतलब दिखना जरूरी नहीं होता क्रांतिकारी। क्रांति जो है हमारे अंदर की बात है, जरूरी नहीं है कि हम बाहर जाके उसको दिखाएं तभी होगा। बदलाव हमसे भी शुरू हो सकता है। उसके बाद अगली लाइन है, दार्शनिक सुकरात वाली हो गई है, जो नत हुआ समझो मृत हुआ, जो वृंत में झरकर कुसुम। जैसे जो पत्ते फूल होता है और फूल के वृंत में ये पत्ते में लगा रहता है, यहाँ से अगर टूट के फूल गिर जाता है तो वो समझो मृत हो जाता है। जो नत हुआ समझो मृत हुआ। कुछ ऐसे भी मंजर है तारीख की नज़रों में, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। मुजफ्फर आजमी। तारीख, कुछ ऐसी ऐसी गलतियां हैं इतिहास में जो कुछ लम्हों में हुई, किसी छोटे से कारण से हुई, लेकिन अब सदियों से उसकी सजा है। अग्नि नियति इति नेता, नेता वही है जिसने लोगों को आगे ले जाने की क्षमता हो। काजू भुने हैं प्लेट में, विष की गिलास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में। अदम गोंडवी जो है भ्रष्टाचार के ऊपर लिख रहे हैं कि
काजू बुने हैं, प्लेट है विस्की ग्लास में, उतरा है रामराज। रामराज यहाँ पर एक तरीके से कटाक्ष है। अगला, कहाँ तो तय था चिनगार चिरांगा हर मका के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। संत कुमार है कि यह तय किया गया था कि हर मकान के लिए एक चिराग होगा, हर जगह सुविधाएं पहुंचेगी, लेकिन तो यहाँ तो शहर में ही सुविधा नहीं है, पूरे शहर में भी एक चिराग नहीं। उम्र भर गाली यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। हमेशा हमने दूसरों में कमियां देखी, हमेशा हमने दूसरों की गलतियां देखी, अपने अंदर जो गलतियां थी वो कभी देखी नहीं। तुमने मेरी छाती पर पड़े पत्थर को हटाया, इसके लिए धन्यवाद, और फिर तुम मेरी छाती पर बैठ गए, इसके लिए भी धन्यवाद। क्या होता है कि कुछ लोग जो होते हैं वो कुछ की सहायता करते हैं और फिर उसको अपने ऊपर डिपेंडेंट बना लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए चीन, किसी देश को अगर मान लीजिए किसी देश को उसने क्या किया, ऋण दिया कि उसकी स्थिति अच्छी हो, श्रीलंका का एग्जाम्पल ले सकते हैं, बाद में पता चलता है वही जो है चीन के ऋण से दब गया। तो वही है, तुमने मेरी छाती पर पड़े पत्थर को हटाया, इसके लिए धन्यवाद, फिर मेरी छाती पर बैठ गए, इसके लिए भी धन्यवाद। भूख और गरीबी देखो धसी धसी ये आंखें, पिच के गाल, कौन कहेगा आज़ादी के बीते 13 साल। नागार्जुन कहते हैं कि 13 साल आज़ादी के बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी कोई परिवर्तन हुआ नहीं है, अभी भी भूख, गरीबी, बेरोजगारी सब चरम पर है। क्या है दक्षिण, क्या है वाम, जनता को रोटी से काम ऑलरेडी कर चुके हैं। झूठ मूठ सुजला सुफला के गीत नब हम गाएंगे, दाल भात तरकारी जब तक नहीं पेट भर खाएंगे। ये भूख और गरीबी के ऊपर नागार्जुन का कटाक्ष है कि जब आप विकसित भारत के ऊपर लिखे या भारत के सपनों के भारत के ऊपर लिखे तो आप ये सब डालें कि समस्याएं क्या है, अभी भी भूख और गरीबी है। उस चीज़ के लिए, उस लोगों के लिए विकसित भारत का क्या मतलब है जो लोग अभी भी गरीब हैं, जिनके लिए खाने के लिए पैसे नहीं है, जिनके लिए खाने के लिए अन्न नहीं है। तो वहाँ पर लिखिए कि नागार्जुन की पंक्तियाँ याद आती है कि झूठ मूठ सुजला सुफला के गीत नव हम गाएंगे, दाल भात तरकारी जब तक नहीं पेट भर खाएंगे। धूमिल की कुछ पंक्तियां हैं, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी जो है जो न रोटी बेलता है न खाता है, वो सिर्फ रोटी से खेलता है। पूछता हूँ तीसरा आदमी कौन है, मेरे देश की संसद मौन है। ये मीडिएटर पे है जो भ्रष्टाचार चल रहा है। 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नासाद है, दिल पर रखकर हाथ कहिए देश क्या आज़ाद है। जब 100 में 70 आदमी अनहैप्पी है, हैप्पीनेस इंडेक्स पर भी आप चर्चा कर सकते हैं, तो आप दिल पर हाथ रख के कहिए क्या देश आज़ाद, इसको रियल आज़ादी बोल पाएंगे आप। गोली खाकर एक के मुंह से निकला राम, दूसरे के मुंह से निकला माओ, तीसरे के मुंह से निकला आलू। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट था, पहले 2 के पेट भरे थे। प्रयोगवादी कविता में बोला गया है कि वैचारिक या विचार तब आते हैं जब आपके पेट भरे हो, चाहे आप दक्षिण पंथी हो, वामपंथी हो, कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं। कोई धार्मिक विचार भी तभी आएगा जब आपके पेट में अन्न हो। जैसे कफन कहानी है, कफन में कैरेक्टर है घीसू और माधव। घीसू और माधव जो है घीसू और माधव की थोड़ी स्टोरी बता देता हूँ। घीसू और माधव जो है उन्होंने पेट भर खाना नहीं खाया, जीवन में एक ही बार पेट भर के खाना खाया है। और जो है वहाँ पर जो उसकी बहू है वो बच्चे को जन्म देने वाली है और वो करा रही है, लेकिन दोनों जो है वहाँ आलू पक रहा है, उसको छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं है। ये भूख और गरीबी है। आप एक बार ये कहानी ज़रूर पढ़े अपनी लाइफ में तो आपको जो है गरीबी भूख के बारे में पता चलेगा। श्वानों को मिला है दूध भात, बच्चे भूखे अकुलाते हैं। दिनकर की कविता है कि जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं वो तो अपने कुत्तों को भी दूध भात खिलाते हैं, और यहाँ गरीबों के बच्चे भी, भूखे बच्चे अकुलाते हैं। सांप्रदायिकता मैं किसी कृपान से मरूं या किसी त्रिशूल से या पुलिस की गोली से मरने से पहले जरूर चिल्लाऊंगा, मजहब ही सिखाता है आपस में बैर रखना। समकालीन कविता है
कहा जा रहा है कि मैं कृपान से मरूं या त्रिशूल से, हमको मतलब नहीं है। कृपान यानी सिख धर्म का प्रतीक है, त्रिशूल हिंदू धर्म का प्रतीक है, और या पुलिस की गोली से मर जाऊं। लेकिन मैं जरूर चिल्लाऊंगा कि भाई मजहब ही सिखाता है आपस में बैर रखना। ये कटाक्ष है उस लाइन पे कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तुलसीदास की है, मांगी के खइबो मशीत के सोइबो, कोई के बेटी से बेटा न बिहार। ठीक है। पर्यावरण पर है, क्या स्वच्छ जल रह जाएगा सिर्फ नारियल में, मतलब स्वच्छ जल खत्म हो चुका है। और बांस की खोल में स्वच्छ हवा, क्या सच में एक दिन ऐसा होगा चिड़ियों को भी सुबह का पता नहीं चलेगा। एक और जो है पोएम है, कवि का नाम भी याद नहीं आ रहा है, लेकिन है पोएम कि बचाना है आसमान को धुआं हो जाने से, बचाना है नदियों को नाली हो जाने से, बचाना है रेगिस्तान को, जंगल को रेगिस्तान हो जाने से, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। अगला, गंगा तुम इतनी दुबली क्यों हो, किसने तुम्हारा नीर हरा, स्वार्थी कारखानों का तेजाबी पेशाब झेलते हुए बैगनी हो गई तुम्हारी शुभ्र त्वचा। ये आप यूज कर सकते हैं वाटर पॉल्यूशन पे। दलित आदिवासी समस्या तुम्हारी हाथों बने पत्तल पर भरते हैं पेट हजारों, पर हजारों पत्तल भर नहीं पाता तुम्हारा पेट। निर्मला पुतल कि जो पत्तल है जो तुम बना के बेचती हो उस पर ही तो लोग खाते हैं और पेट भरते हैं, लेकिन ये हजारों पत्तल के जो पैसे आ रहे हैं वो भी तुम्हारा पेट नहीं भर पा रहे हैं। जिन घरों के लिए बनाती हो झाड़ू उन्हीं से आता है कचरा तुम्हारी बस्तियों में। महंगाई, बेरोजगारी और आम समस्या, महंगाई बढ़ रही निरंतर, द्रुपदुषुता के चीरसी, द्रुपदुषुता मतलब द्रौपदी की जो साड़ी थी वो बढ़ती है जैसे वैसे ही बढ़ रही है। बेकारी बढ़ रही है चीरती अंतर्मन को तीरसी, बेरोजगारी बढ़ रही है जैसे अंतर्मन को चुभती हुई जा रही है। साहित्य, अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं है, मुर्दा है वह देश जहां साहित्य नहीं है। वहां अंधकार है जहां सूर्य नहीं है, आदित्य का मतलब है सूर्य। वह देश मुर्दा है जहां साहित्य नहीं है। साहित्य स्वहित, दूसरों का हित करने वाला। साथ में एक और बात है कि साहित्य हमें जो है एक तरीके से बताता है कि हमारा समाज कैसा होना चाहिए। इसमें मैथिली शरण गुप्त की एक लाइन याद आती है कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, इसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु, पृच्छ विषाणहीन। साहित्य संगीत कला से जो विहीन है वो पशु के रूप में है। अन्य में छीनता हो सत्व कोई और तू, त्याग तप से काम ले या पाप है, पुण्य है विच्छिन्न कर देना उसे, बढ़ रही तेरी तरफ जो हाथ है। दिनकर की है, क्षमा सोपती उस भुजंग को, ऑलरेडी कर चुके हैं। गोली खाकर वाला कर चुके हैं। मिनट मिनट पर देकर चार तमाचे, दुखरन मास्टर गढ़ते रहे आदम के साचे। नागार्जुन, शिक्षा व्यवस्था पर कटाक्ष है। लास्ट है आज़ादी का अमृत महोत्सव पे। यह महोत्सव है आज़ादी के इतिहास का, यह महोत्सव है आज़ादी के इतिहास का, नए संकल्पों के साथ का, आत्मनिर्भरता के आगाज का, भारत के विश्व गुरु बनने के एहसास का। ये लाइन आप उस पर भी लिख सकते हैं, विकसित भारत वाले पे भी। आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो ओवरऑल जो है ये हमारी जो है कोट्स और पोएम की जो ये वीडियो है ये ओवरऑल जो है आपको एक रास्ता देगी। कहीं ना कहीं इन सबको आप नोट कर ले कॉपी में, और कोशिश करें कि जब भी आप टेस्ट लिखने जाएं उस टेस्ट में इसको उपयोग करें, या अभी आप एस्से के नोट्स बनाएं तो आप जो है हर टॉपिक को उसमें देख के चीज़ें ठीक से कर लें। एक बार आप ज़रूर लिखें, आप सिर्फ इसके नोट्स पर डिपेंड ना रहें, आप इसको अपने हाथ से लिखें। अपने हाथ से लिखने से ये होगा कि आपको वो याद भी होती जाएगी। दूसरी बात ये है कि आपको एग्ज़ाम में लिखना ही है तो आप जितना लिखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद एक चीज़ और कहूँगा कि
आप जो अब मेंस में बहुत लोग पूछ रहे थे कि क्या हमें अब कितने टेस्ट देने चाहिए, तो मैं कहूँगा कि अब आपको जो है डेली टेस्ट वेस्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको पहले तो सारे PYQ अभी कंप्लीट कर लेने चाहिए एक बार लिख के। अगर आप PYQ लिख लेते हैं तो आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। दूसरा, आपको सारे सब्जेक्ट के 2 से 3 टेस्ट और देने चाहिए। 3 सब्जेक्ट है, टोटल 8 से 9 टेस्ट और दे दे, इतना बहुत है। एस्से के 2 से 3 टेस्ट दे दे, कम से कम आप 6 से 7 एस्से टेस्ट में जाके लिख ले, और टोटल 5-6 एस्से रूम पे लिख ले। 10 एस्से आप लिख के जाए एग्ज़ाम से पहले अब, और उसमें 25 टॉपिक्स का नोट्स बना ले जो मैंने दिए थे। इसके अलावा जो कहावत वाली वीडियो है, लोकोक्ति वाली, वो मैं जल्दी ही लेके आऊँगा आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में ऑलरेडी समस्या आ गई थी, इसलिए इस वीडियो को मुझे दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। और ये कहीं ना कहीं जो है थोड़ी एफिशिएंसी को घटा देता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं इस टाइम रात के 2 बज रहे हैं और मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोबारा से। तो ओवरऑल ये बात है, ये हो गया। और इसके अलावा जो 71वीं और 72वीं वाले जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप लोग भी इसके नोट्स बना लीजिए। कुछ बातें और भी करना चाहूँगा 70वीं BPSC वालों से, कि अब आपको जो है एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो आप अपनी पढ़ाई को 12 से 13 आवर को रखें। इन 12 से 13 घंटे में जो है आपकी पढ़ाई ऐसे होनी चाहिए कि कम से कम 6 से 7 आवर लिखने के लिए होने चाहिए। आप डेली लिखें, कम से कम 2 पेपर्स, कम से कम 20 क्वेश्चन डेली लिखें, शॉर्ट्स लॉन्ग मिला के 20 क्वेश्चन आप लिखें। इसके बाद 2 से 3 घंटे में नए नोट्स बनाएं, और यहाँ पर आप PYQ लिखें, और इसके बाद कुछ करेंट अफेयर पढ़ें नए नए। इतना आपको करना पड़ेगा। इसके ये आप अगर कर लेंगे, इस रूटीन को फॉलो कर लेंगे, तो आप बहुत ही अच्छा जो है मार्क्स लेकर आएंगे। एक और वीडियो मैं सोच रहा हूँ बनाने के लिए, जो आपके मेंस में जो भी सब्जेक्ट है उसमें आप किस डायरेक्शन में सोचें, इस पर आप विचार करेंगे। एस्से में भी एक वीडियो का सोच रहा हूँ कि एस्से में आप कौन कौन से डायरेक्शन में सोचें। जब ब्रेन स्टॉर्मिंग करें तो ब्रेन स्टॉर्मिंग के ऊपर एक वीडियो बनाना, और एक वीडियो स्टार्ट के ऊपर कि एस्से को कैसे स्टार्ट करें। डिफरेंट टाइप के स्टार्ट्स में लिख के आपको दिखा दूंगा। इससे जो है आपको काफ़ी अच्छी समझ हो जाएगी। तो आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, इसके बाद लाइक कर दें और शेयर करें। साथ में कमेंट में लिख के बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी, और आगे आपको कौन सी वीडियो चाहिए फ्यूचर में वो भी लिख के बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।